हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने ग्रुप में बताया था कि आज से हम लोग टेली जो है उसका वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टेली जो है जो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एडवांस लेवल का कुछ नहीं है, वो मतलब बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। और वो अगर कोई किसी का अगर एडवांस कोर्स है तो वो भी वो देख सकता है। और मैंने स्ट्रिक्टली मतलब ग्रुप में ये बोला है कि ये सभी के लिए है, तो सभी देखो इसको। ठीक है, लाइक एवरी अदर जो भी वीडियोस मैंने दिया सभी के लिए, तो ये भी सभी के लिए है। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट आज का टॉपिक टेली। तो टेली जो है, टेली ERP 9 जो भी है, ये इसको जानने से पहले हम लोगों को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग रिलेटेड या फिर कॉमर्स रिलेटेड वो थोड़ा जानना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग कॉमर्स के हैं पहले से, उन लोगों को तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 11-12 में उन लोगों ने पढ़ा होगा। जो लोग नए नए क्लास 11 में आए हैं या फिर जो लोग अभी क्लास 12 में हैं, उन लोगों को भी थोड़ा अगर मतलब इससे क्या होगा, थोड़ा फायदा होगा। क्या होगा कि कॉन्सेप्ट में ब्रशअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो। तो सबसे पहले हम लोग ये जो है मतलब टेली के पहले हम लोग जो भी है बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, ये सब देखेंगे। व्हाट इज बिजनेस, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ये सब देखेंगे। एंड देन हम लोग अलग अलग जैसे कि और भी है बहुत सारी चीज़ें, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज बिजनेस। अभी बिजनेस क्यों हम लोग पहले जानना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जितना भी टेली में काम करेंगे हम लोग ना, ये अकाउंटिंग का काम जो है, हिसाब किताब का काम, वो एक बिजनेस से रिलेटेड ही है। अगर ये बिजनेस नहीं होता तो इसका मतलब अकाउंटिंग का कोई काम ही नहीं है। ऑब्वियसली ये अकाउंटिंग का काम हम लोग एक बिजनेस रिलेटेड अगर एक एंटिटी है तो ही जाके हम लोग इस अकाउंटिंग का हिसाब किताब का काम ही करेंगे ऑब्वियसली। तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज ए बिजनेस। तो बिजनेस जो है ना, एक इजीली समझाऊं तो एक एक्टिविटी है जहाँ पे हम लोग कुछ खरीदते हैं या फिर कुछ बेचते हैं इन रिटर्न ऑफ, मतलब कुछ पाने, इन रिटर्न मतलब इन रिटर्न मतलब रिटर्न में कुछ पाने के लिए। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम लोगों ने कुछ दे रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं होगा, वो तो एक सोशल वर्क हो जाएगा। ठीक है ना, दान करना हो जाएगा, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस मतलब हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं तो रिटर्न में कुछ दे रहे हैं, चाहे वो पैसा हो या फिर और कुछ हो। या फिर अगर हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट करेंगे कुछ उसके बदले में हम लोग को कुछ मिले, मतलब कुछ दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट करेंगे कुछ बदले में कुछ मिले। और परचेस करेंगे तो एक्सपेक्ट ऑब्वियसली हम लोग को कुछ देना पड़ेगा, तो ये है बिजनेस। ठीक है, और अभी खरीदना बेचना जो है वो सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर नहीं होता है। ठीक है, हम लोग चीज़ों के साथ साथ कभी कभी सर्विसेज भी हम लोग क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं। अभी सर्विसेज को परचेज एंड सेल्स कैसे करेंगे। बेस्ट एग्जांपल है हम लोगों का जो ये जो एक ट्रेनिंग जो भी हम लोग यहाँ पे आके जो कोर्स करते हो, तो कोर्स जो तुम लोग जो सीख के जाते हो, ये तो एक फिजिकल कोई चीज़ तुम लोग खरीदते नहीं हो। ऑब्वियसली तुम लोग जो पैसा दे के ये कोर्स खरीदा है तुम लोगों ने, जो मंथली बेसिस पे तुम लोग फीस देते हो, ये किसके लिए दे रहे हो। कोई पर्टिकुलर एक सामान थोड़ी ना जा रहा है तुम लोगों के घर में, ऐसा नहीं है ना। तुम लोग नॉलेज गेन कर रहे हो, यहाँ पे आके सीख रहे हो, तो देट इज ए सर्विस। हम लोग आप लोगों को कुछ एक दे रहे थे, दैट इज सर्विस। इस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो परचेज एंड सेल्स जो होगा, दैट इज नोन एज बिजनेस। ओके, तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। एक है सर्विस, फिर आता है ट्रेडिंग, देन मैन्युफैक्चरिंग। अभी सर्विस जो मैं, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, मैंने सर्विस मतलब जो हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल टीचिंग, डॉक्टर हो गए, जो डॉक्टर लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब, तो एसेट्रा एसेट्रा और भी है, तो ये आएगा सर्विसेज के अंदर में। ट्रेडिंग मतलब नॉर्मली जो शॉप में जाके तुम पैसा दिया, पैसा देके कुछ सामान खरीदा, या इस तरह दैट इज नोन एज ट्रेडिंग। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो फैक्ट्रीज वगैरह देखा होगा या फिर इंडस्ट्रीज वगैरह जहाँ पे कुछ चीज़ों को बनाते हैं, दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, 2-3 चीज़ें अलग से खरीदा, बाहर से खरीद के उसको अंदर में उसको अलग एक चीज़ में ट्रांसफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्म करके उसको बाद में अलग जगह पे मतलब सेल किया होता है। कि लकड़ी खरीदा, लकड़ी खरीद के उन्होंने उसको लकड़ी को एक फर्नीचर का शेप दिया, फिर फर्नीचर को बेचा, देयर इज मैन्युफैक्चरिंग। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, सर्विस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग। समझ में आ रहा है। तो ये है एक बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस बोलने से ये ऐसे बोल सकते हो कि बिजनेस एक्टिविटी है जहाँ पे परचेज एंड सेल्स होता है। और देयर आर 3 टाइप्स, सर्विस, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, गुड। अभी हम लोग देखेंगे एसोसिएट्स ऑफ बिजनेस। एसोसिएट्स मतलब बिजनेस जो है ना, है क्या, मतलब इसके आसपास के जो मेंबर्स रहते हैं ना, मेंबर्स मतलब क्या है, उसका सहयोगी, उसके सहयोगी बोल सकते हैं हम लोग। एक बिजनेस ऐसे ही अकेला नहीं चल सकता। एक बिजनेस को चलने के लिए कुछ
उसके पार्टनर्स चाहिए उसको, ठीक है, मेंबर्स, पार्टनर, एसोसिएट्स चाहिए जिसके साथ मिलके बिजनेस रन करेगा। तो बहुत सारे अलग अलग है, तो कुछ को हम लोग यहाँ पे मतलब अभी डिस्कस करेंगे। कुछ है जैसे कि इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स क्या है? इन्वेस्टर्स मतलब जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, दे आर नोन एज इन्वेस्टर्स, ठीक है, जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियलिस्ट सेम ही, एक ही चीज है, फाइनेंशियलिस्ट भी। बैंक, सभी को पता है बैंक क्या है। तब अभी आप लोग पूछ सकते हो कि बैंक बिजनेस में क्यों है। देखो, छोटा मोटा अगर बिजनेस है, जैसे कि एक पान दुकान है, फिर भी अगर ये बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो डे टू डे ट्रांजेक्शन तो अच्छा ठीक है, बैंक के साथ कोई लेना देना है नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो सब बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा ना, पैसा जाकर रखना पड़ेगा। या फिर अगर मान के चलो लोन चाहिए होगा, मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है, मुझे लोन चाहिए, तो लोन मैं बैंक से लूंगा। तो यहाँ पे बैंक का जो रोल प्ले होता है, ठीक है। फिर आएगा एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस है, आप लोग अगर किसी को रखते हो आपके अंडर में काम करने के लिए, दे आर नोन एज एम्प्लॉइज। सप्लायर्स, आप जो सामान खरीदोगे, किससे खरीदोगे, दे आर नोन एज सप्लायर्स। कस्टमर्स, एक बिजनेस कस्टमर्स के बिना रन होगा नहीं, तो कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब मिलके एक बिजनेस को रन करने में हेल्प करते हैं। सिर्फ मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया और ये इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये बिजनेस चलेगा कैसे? समझ में आ रहा है? तो दे आर नोन एसोसिएट्स, मेंबर्स, पार्टनर्स, कुछ भी बोल सकते हो, एक बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी आएगा अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का फैक्टर अभी आया। देखो अभी ये जो थोड़ा अभी जो मैं समझाऊंगा, ये थोड़ा अच्छे से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके आपको बाकी सब जो भी है, जो टेली में जो काम करोगे, इसके ऊपर डिपेंड करके है। ओके, तो अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? तो अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग का मतलब है हिसाब किताब करना। हिसाब किताब को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। अभी हिसाब किताब ऐसे ही मैं पेज उठाया, पेज में लिखना स्टार्ट किया, वो अकाउंटिंग नहीं होगा। अकाउंटिंग कौन सा है? अकाउंटिंग में जब हम लोग कुछ रिकॉर्ड करेंगे, वैसे मतलब हिसाब करना जो है रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग जो करेंगे वो क्लासिफाई करके, समराइज करके, अच्छे से कैटेगरी वाइज हम लोग उसको अच्छे से करेंगे। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने क्या किया, आज दिन भर में जितना भी मेरा ट्रांजैक्शन का मतलब है जो लेन देन होता है एक बिजनेस में। लेन देन मतलब लेन देन तो पता है ना, लेन देन मतलब कुछ लिया कुछ दिया, ऑब्वियसली। तो कुछ सेल किया, कुछ परचेज किया है, पूरे दिन में जो किया मैंने एक कॉपी में लिख दिया। एक डे के एंड में जाके मुझे हिसाब करना होगा तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सभी मैंने एक साथ लिख दिया है। लेकिन अगर मैं इसको अच्छे से समराइज करके, क्लासीफाई करके, जो मगर जैसे कि सेल अलग सेल में का, जो परचेज है परचेज अलग में, फिर अगर मेरा खर्चा हुआ तो खर्चा अलग लिखा, अगर मेरा कोई एक्स्ट्रा इनकम होता है, एक्स्ट्रा मतलब बिजनेस को जो वो मैंने अलग लिखा। तो इस तरह से अगर मैं ऐसे क्लासीफाई करके लिखूंगा तो इससे क्या होगा, मुझे समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है उसको क्लासिफाई करके, समराइज करके, अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। इसका फायदा ये होता है कि ईयर एंडिंग में हर एक बिजनेस को साल के एंड में जाके हिसाब करना पड़ता है कि एक बिजनेस, इस मेरा मेरा जो बिजनेस है इसने साल में कितना कमाया, कितना गवाया, जो भी है हिसाब। अभी आप लोग पूछोगे सर साल के एंड में क्यों हिसाब करना है? मैं नहीं करूंगा हिसाब साल के एंड में। अभी देखो, ये तो पर्सनल, अगर तुम्हारा पर्सनल बिजनेस है, पर्सनल शॉप है, तो ये तो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि कोई तो तुमको फोर्स कर नहीं सकता। लेकिन बाकी जो तुम्हारे जो, जैसे कि मैंने बताया, एक बिजनेस अकेला नहीं चलता है, उसके अलग पार्टनर्स, एसोसिएट्स है। बाकी एसोसिएट्स तो ऐसे नहीं चलेंगे, उनका भी तो ईयरली असेसमेंट होता है। तो अगर आपको सबके साथ मिलकर चलना है, गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना है, उनको टैक्स वगैरह देना है, तो आपको ईयरली असेसमेंट तो करना पड़ेगा ना। ईयर के एंड में आपको पता नहीं चला कि आपने कितना कमाया, कितना गवाया, तो आप टैक्स कितना दोगे? समझ में आ रहा है? तो ईयर के एंड में जब हिसाब किताब करोगे, उसमें फायदा होता है अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से करो तो। समझ में आ रहा है? तो दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। क्लियर? गुड। अभी बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या है? जब हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो अलग अलग रजिस्टर्स बुक्स मेंटेन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, एक ही किताब में मैंने परचेज, सेल, खर्चा, इनकम सब किया, बाद में मुझे खुद को ही पता नहीं चल रहा है कि किसमें क्या है क्या नहीं है, हिसाब नहीं कर पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन अगर मैं अलग अलग रजिस्टर्स, अलग अलग बुक्स मेंटेन करके रखता हूँ, जिसमें क्या मैंने वो लिखा, सेल के लिए अलग सेल बुक, परचेज के लिए परचेज बुक, एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस बुक, इस तरह से अलग अलग मेंटेन करता हूँ, तो इससे मेरा असेसमेंट इजी हो जाता है। तो दे आर नोन एज बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। फिर आता है हेड ऑफ अकाउंट। अभी हेड ऑफ अकाउंट क्या है? देखो, हेड ऑफ अकाउंट मतलब हर एक अकाउंट का एक नाम देते हैं हम लोग, ठीक है ना।
फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा एक फर्नीचर का बिजनेस है, कोई भी पर्टिकुलर मेरा कोई एक बिजनेस है, मान के चलो मेरा कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी, मेरा एक बिजनेस है। ऑब्वियसली बिजनेस में तरह तरह के खर्चे, तरह तरह के इनकम, तरह तरह के परचेज, तरह तरह के सेल्स होते हैं। तो मैं जैसे कि इस यहाँ पे देखो हेड ऑफ अकाउंट के नीचे रिलेटेड टू राम कुछ लिखा हुआ है ना, अकाउंट रिलेटेड टू नाम, नाम अकाउंट। तो मान के चलो मेरा एक कस्टमर है या फिर मेरा एक एसोसिएट है राम बोल के, मेरा उसके साथ मतलब ऑफन जो है मतलब लेन देन होता है। तो ऑफन अगर लेन देन होगा तो मैं उसका एक अकाउंट बनाऊंगा राम्स अकाउंट बोल के। उसके राम्स अकाउंट के अंडर में राम के साथ जितना भी मेरा ट्रांजेक्शन है, सेल, परचेज, इनकम, तो मैं उसके अंडर में लिखूंगा। इससे क्या होगा, मेरा राम के साथ कितना लेन देन है मेरा लास्ट में जाके इजीली निकल जाएगा। मुझे मैन्युअली बाद में हिसाब करना नहीं पड़ेगा अगर मैं फर्स्ट से इसको मेंटेन करके रखता हूं तो। समझ में आ रहा है? सेम इस तरह से ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बोल के लिखूंगा, जितना भी ट्रेवलिंग के लिए एक्सपेंसेस हो रहा है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, सब मैं इसके अंडर में लिखूंगा। तो लास्ट में जाके मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बोल के अमाउंट आएगा ईयर के एंड में कि मेरा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इतना है। तो इस तरह से अलग अलग जो हम लोग नाम लिख के उसके अंडर में हिसाब करेंगे ना, दे आर नोन एज हेड्स ऑफ अकाउंट। समझ में आ रहा है? हेड ऑफ अकाउंट, हेड ऑफ अकाउंट मतलब नाम, पर्टिकुलर हिसाब का नाम है हेड ऑफ अकाउंट। क्लियर? अकाउंटिंग समझ में आया? बुक ऑफ अकाउंट फिर हेड ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये बुक ऑफ अकाउंट को अभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग एंड हेड ऑफ अकाउंट। समझ में आ रहा है? हेड ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है हेड ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसके रिलेटेड तुम लोग काम करोगे उसमें टेली में। गॉट इट? नेक्स्ट, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट जो लोग कॉमर्स के उनको पता होगा, जो लोग कॉमर्स के नहीं है उन लोगों ने कभी कभी सुना होगा, नहीं सुना है तो आज जान लो। ठीक है, डेटर्स। डेटर्स मतलब क्या है? देखो यहाँ पे डेटर्स का मतलब होता है जिन लोगों से आपको पैसा मिलना है। डेटर्स का मतलब है जिन लोगों से आपको पैसा मिलना है। मतलब किसी ने आपसे उधारी लिया होगा या फिर आपने किसी को कुछ बेचा होगा, लेकिन आपको अभी तक उसने मतलब पैसा नहीं दिया है, तो वो हो जाएंगे डेटर्स। डेटर्स मतलब वो आपके मतलब अभी भी वो पैसा ओन करते हैं, आपको ओ करते हैं। ठीक है, तो वो लोग को आपको पैसा देना है, आपको पेमेंट करना है, आपको पेमेंट नहीं करना है, वो लोग आपको पेमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है? तो डेटर जो है मतलब वो ये आपका प्रॉफिट मान के चलो। डेटर्स से प्रॉफिट नहीं बोल सकते, मतलब ये आपका एक एसेट। अभी एसेट क्या है वो बाद में डिस्कस करूंगा मैं। मतलब डेटर्स ये तो समझ में आ गया ना? डेटर्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि मिस्टर अर्जुन और मिस्टर कृष्णा मान के चलो। ठीक है, तो अर्जुन ने कृष्णा से कुछ खरीदा होगा, लेकिन अर्जुन ने अभी तक पैसा दिया नहीं है। तो कृष्णा को अर्जुन से पैसा मिलना है, इसलिए अर्जुन जो है वो डेटर हो जाएगा। किसका डेटर? कृष्णा का डेटर हो जाएगा। मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, 10 लाख का लोन मान के चलो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको मेरे से पैसा मिलना है, तो मैं हूं डेटर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैं डेटर हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, सेम उसका उल्टा है क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब क्या है कि मुझे पैसा देना है किसी को। अगर किसी को पैसा दूंगा तो वो मेरा क्रेडिटर है। समझ में आ रहा है? जैसे कि सेम एग्जांपल पहले अर्जुन और कृष्णा का, कि अर्जुन ने कुछ खरीदा है कृष्णा से, तो अर्जुन कृष्णा का डेटर है। इन दिस केस कृष्णा क्रेडिटर है, क्योंकि कृष्णा को पैसा मिलेगा। कृष्णा हो गया अर्जुन का क्रेडिटर। ठीक है, तो डेटर क्रेडिटर जो है ना, मतलब ये जो दो पार्टी में से एक डेटर आएगा तो एक क्रेडिटर आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि अर्जुन कृष्णा से कुछ खरीदा, अर्जुन को कृष्णा को पैसा देना है, तो अर्जुन जो है, अर्जुन डेटर है, कृष्णा का डेटर, और कृष्णा जो है अर्जुन का क्रेडिटर। समझ में आ रहा है? डेटर क्रेडिटर सिस्टम समझ में आया? ये क्या है? डेटर क्रेडिटर मतलब किसी से आपको पैसा मिलना है तो वो आपका डेटर है, अगर आपको किसी को पैसा देना है तो वो आपका क्रेडिटर है। ओके, अभी आएगा एसेट्स। एसेट्स क्या है? देखो, एसेट्स जो है, एसेट्स मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर्टी मान के चलो, ये प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग एसेट बोल सकते हैं। अभी मैंने जो डेटर है उसको मैंने एसेट बोला, तो आप बोल सकते हो डेटर मेरा प्रॉपर्टी कैसे हो? ऑब्वियसली अगर आपको किसी से पैसा मिलना है, वो पैसा जो है उसका आपको, वो तो आपका ही है ना, तो वो आपको उसको एसेट मान के चल सकते हो। ऑब्वियसली समझ में आया? दैट इज एसेट। एसेट मतलब आपका प्रॉपर्टी जो कि आपका ही है, ना ही आपको किसी को देना है वगैरह, कुछ नहीं है, आपका है, तो वो एसेट है। ठीक है, एसेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट जो है ना,
मतलब फिक्स्ड, मतलब दे आर लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड एसेट उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग हो गया, फिर आपका अगर मतलब जो लंबे टाइम के लिए चलेगा वो फिक्स्ड एसेट है। मैंने कंप्यूटर खरीदा मेरा, तो मेरा वो कंप्यूटर मेरा फिक्स्ड एसेट हो गया, समझ में आ रहा है। करंट एसेट ऑन द अदर हैंड जो है वो फ्रिक्वेंटली आता जाता रहेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल आएगा कैश। आपके हाथ में जो पैसा है वो उसका बेस्ट वही है आपका करंट एसेट। तो कैश जो है वो आप ही का ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ी ना आपके पास अगर 100 रुपए है उसको आप पकड़ के 100 साल बैठोगे, ऐसा तो नहीं होगा। जो 100 रुपए है अगर आप उसको इन्वेस्ट करोगे वो जाएगा, फिर से अगर आपने कुछ बेचा तो फिर से वापस आएगा 100 रुपए। तो इस तरह से क्या होता है, जो ये पैसा जो है पैसा का आना जाना लगा रहता है, तो देर इज नोन एज करंट एसेट। समझ में आ रहा है, ये फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट। देन लाइबिलिटीज। अभी एसेट जो है, एसेट का उल्टा आएगा लाइबिलिटीज, ठीक है। उल्टा मान के चलो लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है कि आप लायबल हो कुछ पे करने के लिए। आप लायबल, आपके पास है अभी एट प्रेजेंट, लेकिन ये आपका नहीं है, कभी ना कभी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से लोन लिया है, 10 लाख लोन लेके आप 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने बिजनेस चला रहे हो वगैरह वगैरह, लेकिन वो 10 लाख जो आपके पास है वो 10 लाख आपका थोड़ी है, वो तो आपने लोन लिया है, वो तो कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज लायबिलिटी। क्लियर। एसेट मतलब आप ही का प्रॉपर्टी है, लायबिलिटी मतलब आपके पास है अभी लेकिन ये आपका नहीं है, आपको कभी ना कभी पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। देन कैपिटल। अभी कैपिटल क्या है देखो, कैपिटल मतलब एक बिजनेस जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट ऐसे ही मैं मेरे पास एक आइडिया है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, बोलने से थोड़ी ना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज, एक बिजनेस को रन करने के लिए इतना पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए जो अमाउंट चाहिए, एक ह्यूज अमाउंट चाहिए। एक छोटे छोटे से अमाउंट से एक बिजनेस को हम लोग सेटअप नहीं कर सकते। एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए, दैट इज नोन एज कैपिटल। अगर मैं मतलब एक रुपए से भी अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं तो मेरा 1 रुपए मेरा कैपिटल होगा। समझ में आ रहा है। मतलब वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरे बिजनेस का, मतलब मेरे बिजनेस जिससे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज कैपिटल। समझ में आ रहा है, क्लियर। अभी आएगा गुड्स। अच्छा, गुड्स क्या है? गुड्स मतलब नॉर्मल कमोडिटीज जो है, जो हम लोग बाई सेल करेंगे एज ए ट्रेडर, वो आएगा गुड्स। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। मैं डिप्रिसिएशन, अभी डिप्रिसिएशन अच्छे से समझो। डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन का मतलब है वैल्यू जो है दिन ब दिन गिरते जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन। अभी वैल्यू दिन ब दिन क्यों गिरते जाएगा? वैल्यू दिन ब दिन गिरते जाता है ड्यू टू यूजेस। हम लोग रेगुलर अगर यूज करते रहते हैं, या फिर कभी ना कभी अगर यूज भी ना करें, वो पासिंग ऑफ टाइम के साथ साथ भी उसका वैल्यू गिरते जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आज एक लैपटॉप खरीदा 10,000 से, मैं 6 महीने यूज करने के बाद उसको अगर सेम मतलब उसको बेचने जाऊं तो मुझे 10,000 नहीं मिलेगा, मुझे इससे कम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि मैंने एक 6 महीने का टाइम स्पेन वो पास हो चुका है, प्लस मैंने इसको यूज भी किया है, तो इससे इसका वैल्यू जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। देट इज नोन एज डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब एक एसेट का वैल्यू दिन ब दिन कम होते जाना, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएशन का भी उल्टा एक है, दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन। ये सभी चीजों में नहीं आता है, वो कुछ कुछ चीजों में, जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड, फिर लैंड जमीन का दाम दिन ब दिन देखना बढ़ता रहता है, तो वो है एप्रिसिएशन। तो यह है डिप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन समझ में आ रहा है क्या? वैल्यू कम होना डिप्रिसिएशन, उसका उल्टा जो वैल्यू इंक्रीज होना नोन एज एप्रिसिएशन, ठीक है। अभी ये एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस। अभी एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? देखो दोनों जो है, दोनों वर्ड सेम लग रहा है देखने में, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। देखो एक्सपेंसेस मतलब जो रेगुलर बेसिस पे जो एक बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चा होता है ना रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि मान के चलो एक शॉप है, शॉप में रेगुलर बेसिस पे जो बैग्स का जो बैग्स तो ऑब्वियसली वो फ्री देते हैं, ठीक है ना। मॉल्स का बात अलग है, वो लोग तो बैगों का भी पैसा लेता है, वो अलग है। नॉर्मल शॉप्स में वो आप लोगों को जो बैग में जो वो लोग सब्जी वगैरह डाल के देते हैं, वो बैग का तो आपसे चार्ज एक्स्ट्रा करते नहीं है, उसका तो जो खर्चा है वो लोग खुद उठा रहे हैं ना, तो दैट इज नोन एज एक्सपेंसेस, वो तो रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। और एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड क्या है कि जब
ये कभी कभार करना पड़ता है बिजनेस को। फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस, मेरा जो शॉप है, मेरा शॉप का तूफान वगैरह कुछ रीजन की वजह से मेरा छत कुछ टूट गया, मुझे उसको रिपेयर करना पड़ा। तो ये रिपेयर का जो प्रोसेस है मैं थोड़ी ना रोज रोज करूंगा, ये तो कभी कभार ही हुआ है, मैंने किया है, दैट इज नोन एज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है ना, मतलब कभी कभार मेरे बिजनेस को स्टेबिलिटी देने के लिए जो खर्चा होता है दैट इज एक्सपेंसेस, और रेगुलर बेसिस पे मेरे बिजनेस को रन करने के लिए जो एक्सपेंस जो खर्चा होगा दैट इज एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी है रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू और इनकम जो है दोनों सेम ही, एक ही बात है, एक ही बात। दोनों का मतलब है हम लोग जो कुछ अर्न करेंगे दैट इज नोन एज रेवेन्यू और इनकम। कुछ सेल कर रहे हैं, रिटर्न में हम लोग को पैसा मिल रहा है, दैट इज रेवेन्यू और इनकम, इजी। फिर आता है कैश ट्रांजेक्शन। अभी कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन का मतलब है लेन देन, जो मैंने पहले ही बताया है। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब है जब मैं कुछ, ये जो लेन देन के बदले में, ये जो लेन देन हो रहा है इसमें कैश है, मैंने कुछ सेल किया, सेल करने के बदले में मुझे पैसा मिला, या फिर मैंने कुछ परचेज किया, इसके बदले में मैंने कैश दिया, तो दैट इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। जिस किसी भी लेन देन में पैसे का बात आता है दैट इज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर आएगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब है जब जिसमें पैसा नहीं है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में जाके वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का जो थियोरी है वो आता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें पैसा डिफर्ड है, मतलब पैसा अभी भी देना बाकी है उसमें, ठीक है ना। उधारी, मैंने कुछ खरीदा तो मैंने अभी तक पैसा दिया नहीं, बाद में दूंगा, या फिर मेरे से किसी ने मैंने कुछ सेल किया, मुझे अभी तक इन रिटर्न पैसा नहीं मिला, तो दैट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक। फिर आता है जर्नल। तो अभी जर्नल को छोड़ दो, इसको अभी जर्नल, ये वाला जो जर्नल है इसको मैं समझाऊंगा तो आप लोगों को बाद में जर्नल उसमें है सॉरी टेली में जर्नल है, उसको समझने में आपको कंफ्यूज हो जाएगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। जर्नल एंट्रीज के बारे में जब समझाऊंगा तो अच्छे से एक ब्रीफिंग दे दूंगा, हो जाएगा। इसको डीपली समझाऊंगा तो बाद में टेली में जर्नल है तो वो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अलग अलग है एक्चुअली दोनों, तो इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। लेजर समझ लो। लेजर क्या है? लेजर जो है सबसे नीचे वाला ऑप्शन देखो, लेजर। लेजर में क्या है? ऑल अकाउंट्स आर केप्ट इन वन बुक, जैसे मैंने पहले बताया था ना, अलग अलग बुक्स बनाते हैं परचेज का, सेल का, जैसे मान लो राम का एक अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेजर अकाउंट। मतलब एक पूरा पेज मान के चलो, या फिर एक बुक ही मान के, जिसमें मैंने मेरा ट्रैवल एक्सपेंसेस जितना भी मैंने उसमें सब लिख रहा हूँ, मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस कहीं और नहीं लिख रहा हूँ, मत उसी में लिख रहा हूँ। तो ये जो एक अकाउंट हो गया वो मेरा लेजर अकाउंट हो गया, समझ में? मतलब एक पर्टिकुलर नाम का अकाउंट के अंदर, नाम का जो अकाउंट है इसमें जितना भी हम लोग उसी के रिलेटेड जितना भी लिख रहे हैं दैट इज नोन एज लेजर, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट। डेटर क्रेडिटर जो समझाया था वो डिफरेंट अलग चीज है डेबिट क्रेडिट से, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डेटर क्रेडिटर वो अलग चीज है, डेबिट क्रेडिट ये अलग चीज है, बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में रखना है, ठीक है। डेटर क्रेडिटर छोड़ दो, मैंने जो समझाया है वो अलग चीज है, और डेबिट क्रेडिट अभी मैं समझाऊंगा वो अलग चीज है। दोनों को एक साथ मिलाओ मत, डेटर क्रेडिटर डेबिट क्रेडिट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट क्या है? देखो डेबिट क्रेडिट को देखो, जो लोग कॉमर्स के उन लोगों को तो पता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो जो लोग मतलब नॉन कॉमर्स के हैं उन लोगों को अगर मैं डीपली समझाने जाऊंगा ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप लोग टेली में इजीली काम कर सको इस बेसिस पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये मान के चलो कि डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो दो वर्ड्स है बस, और कुछ नहीं। दो नॉर्मल वर्ड्स है जो हम लोग किसमें करते हैं, जो लेन देन होता है ना, लेन देन में लेन देन में क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है, तो दो वर्ड्स किसी एक में बैठेगा, मतलब एक में अगर डेबिट बैठेगा तो दूसरे में क्रेडिट बैठेगा। इससे क्या होता है, हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि मेरा क्या हो रहा है, कौन सा आ रहा है कौन सा जा रहा है, या फिर मेरा खर्चा क्या हो रहा है, मेरा इनकम क्या, इसे क्लासीफाई इजीली कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है, लेन देन ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन दो तरफा, कुछ जाएगा तो कुछ आएगा, तो उन दोनों में किसी एक में हम लोग डेबिट बिठाएंगे, किसी एक में हम लोग क्रेडिट बिठाएंगे। इससे क्या होता है, इजीली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि हम लोगों के जो कुछ गया वो क्या क्या, मेरे से कुछ गया कि मुझे कुछ मिला, या फिर मेरा कुछ इनकम हुआ कि मेरा कुछ लॉस हुआ, ये सब हम लोग क्लासीफाई इजीली कर सकते हैं। इसलिए ये दो वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। दिमाग में यही रखना कि ये दो वर्ड है जिससे हम लोग ये जो लेन देन होता है, लेन देन को इजीली क्लासीफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? दे आर नोन एज डेबिट एंड क्रेडिट। डेटर क्रेडिटर नहीं है, डेबिट क्रेडिट। क्लियर? ओके। अभी देखो यहाँ पे ये जो
डेबिट क्रेडिट है ना, डेबिट क्रेडिट ये जो मैंने बताया कि लेन देन में हम लोग एक में लेन देन जो दो तरफा होता है, किसी एक में हम लोग डेबिट बिठाते हैं, किसी एक में क्रेडिट बिठाते हैं लेन देन में। अगर कुछ गया तो मैंने, तो ये जो डेबिट लेन देन में हम लोग डेबिट क्रेडिट बिठाएंगे, वो ऐसे ही नहीं बिठा दिया कि कुछ गया तो मैंने उसका डेबिट और कुछ आया तो क्रेडिट, ऐसा नहीं है। उसको बिठाने के लिए, वो डेबिट क्रेडिट को बिठाने के लिए एक तीन रूल्स है, एक्चुअली तीन क्लासे रूल्स है, ठीक है। वो रूल्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? उन रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो ही जाके इजीली हम लोग समझ पाएंगे कि ये डेबिट क्रेडिट कैसे बिठाना है। एक लेन देन, एक ट्रांजेक्शन में डेबिट कहाँ पे बिठाना है, क्रेडिट कहाँ पे बिठाना है, समझ में आ रहा है? लेकिन ये याद रखना है कि एक लेन देन जो है वो एक तरफा नहीं है। कभी भी एक चीज आएगा तो कुछ नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखना कि ट्रांजेक्शन लेन देन में दो तरफा है, कुछ जाएगा कुछ आएगा, इस तरह से लगा रहता है। और अगर कुछ जाएगा कुछ आएगा मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों यूज होगा, समझ में आ रहा है? दोनों यूज होगा, डेबिट भी यूज होगा, क्रेडिट भी यूज होगा, ठीक है। तो अभी ये जो रूल्स थोड़ा आप लोग समझो, रूल्स को कैसे समझाना है। देखो, सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ अकाउंट के नीचे क्लासिफिकेशन एंड रूल्स ऑफ अकाउंट, सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। अभी ये पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट जो है ये एक्चुअली एक रूल है, ये अलग कोई अकाउंट अकाउंट नहीं है। जैसे पर्सनल है जो नाम लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, ये अलग से कोई अकाउंट अकाउंट नहीं है, कुछ ऐसा मत सोचो। ये एक बस रूल है कि पर्सनल अकाउंट। इस रूल के अंडर में क्या क्या करना है वो थोड़ा मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। पर्सनल अकाउंट के अंदर में वो सब चीजें, वो सब हेड ऑफ अकाउंट जो समझाया था कि पर्टिकुलर नाम, एक जो लेन देन हो रहा है ना, हेड ऑफ अकाउंट मतलब एक अकाउंट्स का नाम। तो पर्सनल अकाउंट में वो सब हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं जो एक पर्सन से रिलेटेड है, या फिर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है, या फिर एक एंटिटी से रिलेटेड है। वो सब हेड ऑफ अकाउंट किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल राम अकाउंट, अगर एक राम ओबियस एक पर्सन है, एक बिजनेस है जैसे कि एक एंटिटी भारत स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, फिर एक बैंक का नाम ओबियस एक नाम ही तो है ना, मतलब कोई भी नाम है, अगर नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर संजय राम, कोई बिजनेस हो गया जैसे कि फॉर एग्जांपल अरण्यक वैली अकाउंट, मतलब कोई भी नाम रिलेटेड हेड ऑफ अकाउंट है तो वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। कोई भी नाम रिलेटेड अकाउंट है तो किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में आएगा। ये दिमाग में रखना है, कोई भी नाम, ठीक है। अभी ये नाम में हम लोग कैसे वो डेबिट क्रेडिट देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, राम ने यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ कि संजय ने कुछ बेचा, संजय ने कंप्यूटर सेल किया, ठीक है। कंप्यूटर सेल करने से उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कैश वैश। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई रिसीवर है तो वो डेबिट, और अगर कोई गिवर है तो वो क्रेडिट। तो अभी आप लोग बोलोगे सर वो तो गिवर भी है क्योंकि उसने तो कंप्यूटर दिया है, सेल किया है। तो आपको चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है, आपको मनी, पैसा को दिमाग में रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे जब पैसा आ रहा है तो जो आएगा वो है डेबिट, और जो जाएगा मतलब जो गिवर है वो है क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का ये रूल है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट जो है वो रिसीवर है, मतलब कोई अगर कोई रिसीव करता है तो वो डेबिट है। देखिए राम यहाँ पे संजय ने कुछ सेल किया तो वो रिसीव किया, तो संजय यहाँ पे डेबिट है। अगर उसने परचेज किया होता उसके बदले में, परचेज के बदले में वो पैसा देता तो वो आ जाएगा क्रेडिट। समझ में आ रहा है? कुछ गिव करेगा तो वो क्रेडिट, कुछ रिसीव करेगा तो वो डेबिट। अभी गिव और रिसीव को दिमाग में रखना है पैसा, क्या रखना है? पैसा। समझ में आ रहा है? यह है पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट कोई अकाउंट नहीं है, वो एक नाम है, वो रूल का नाम है पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उस रूल के अंडर में वो सब जितने सारे हेड ऑफ अकाउंट्स जो नाम रिलेटेड है, नाम, कोई इंसान का नाम, कोई बैंक का नाम, कोई बिजनेस का नाम, जितना भी नाम है वो सब उसके अंदर में आता है। और उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई रिसीव कर रहा है, जैसे लेन देन में, जैसे मैंने पहले बताया था, लेन देन में ये डेबिट क्रेडिट जो है वो किस में आता है? लेन देन में। एक ट्रांजेक्शन जो है लेन देन उसमें आता है। तो लेन देन में ऑब्वियसली कोई ना कोई रिसीव करेगा, तो कोई रिसीव करेगा तो वो डेबिट है, और अगर कोई गिव कर रहा है तो वो क्रेडिट है, ठीक है। ये जब मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तीनों रूल समझा देता हूँ, बाद में मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। तो आता है नॉमिनल अकाउंट। अब ये नॉमिनल अकाउंट क्या है? देखो, नॉमिनल अकाउंट जो है सेम नॉमिनल अकाउंट बोल के कोई अकाउंट नहीं है। नॉमिनल अकाउंट एक वो रूल का नाम है, और इस रूल के अंडर में वो सब हेड ऑफ अकाउंट आते हैं जो
क्या है, जो इनकम से लॉस है, जो इनकम है, लॉस है, गेन है, आपका प्रॉफिट है, वो सब क्या है, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है। अभी वो सब क्या है, जैसे कि सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, सेल्स, डिस्काउंट, जैसे कि ये सब चीज़ें किस में आएगा, नॉमिनल में आएगा। ये किसी का नाम नहीं है, अगर किसी का नाम है तो वो किस में आता है, पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के अंडर में क्या 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 आएगा, सैलरीज, प्रिंट, जो भी है, मतलब जो लॉस, इनकम, गेन, प्रॉफिट, ये सब जो है वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है। ठीक है, जैसे कि सैलरी, स्टेशनरी, सेल्स, डिस्काउंट, ये सब किसके अंडर में आएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वो है डेबिट, और इनकम एंड गेन है क्रेडिट। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सैलरी मिल रहा है तो मुझे अगर मिला सैलरी, सैलरी मेरा क्या हो गया, मुझे मिला, तो वो इनकम है, तो वो क्रेडिट है एक्चुअली। ठीक है, और अगर मैं सैलरी दे रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस है, तो वो किस में आएगा, डेबिट में आएगा। ठीक है, वो मैं अलग से एग्जांपल देकर अच्छे से समझाऊंगा, समझ जाओगे, थोड़ा वेट करो। अभी रियल अकाउंट समझा लेता हूँ। रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट सेम मैंने जैसे कि तीनों बाकी दोनों का जैसा, ये रियल अकाउंट बोलकर कोई अकाउंट नहीं है, ये रियल अकाउंट एक्चुअली नाम है, रूल का नाम। उस रूल में उस इसके अंडर में कौन सा हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं, इसके अंडर में वो सब हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं जो एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, जो चीजें हैं, चीजों का नाम है वो, कोई इंसान का नाम, कोई कंपनी का नाम, वो नाम नहीं, कोई चीजें अगर है चीज, तो वो रियल अकाउंट के अंडर में आता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर है, फर्नीचर, कैश, लैंड, मशीनरी, वो सब किस में आएगा, रियल में आएगा। समझ में आ रहा है। तो इसका रियल का रूल क्या है, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने फर्नीचर खरीदा, तो मेरा फर्नीचर अभी खरीदने से फर्नीचर आएगा कि जाएगा, फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है मतलब डेबिट। और अगर मैंने फर्नीचर सेल किया होता, फर्नीचर जा रहा है ना, जाने से क्रेडिट। व्हाट गोज आउट मतलब क्रेडिट, व्हाट कम्स इन मतलब डेबिट। समझ में आ रहा है, क्लियर। ये तीनों रूल है, रियल, सॉरी, पर्सनल, नॉमिनल, रियल। पर्सनल का रूल क्या था, रिसीवर द डेबिट, गिवर द क्रेडिट। ये रूल अगर समझ जाओ ना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये रूल समझ जाओ तो आप लोगों को एंट्री करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनल का रूल क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अगर अच्छे से एग्जांपल देकर समझाता हूँ आप लोगों को, ये देख लो, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, डेबिट जो है पर्सनल अकाउंट में क्या है, रिसीवर डेबिट है, गिवर क्रेडिट है। रियल अकाउंट में क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल में क्या है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पर के क्या क्या स्टेप्स फॉलो करके आप लोग इन रूल्स को अप्लाई करके उसको एंट्री करना है। कैसे एक क्वेश्चन को देखा आपने, देख के उसको एंट्री कैसे करना है। नॉर्मल जो लोग कॉमर्स के उन लोगों को पता होगा, फिर भी सब देखो समझो। ठीक है, कैसे एंट्री करना है, सबसे पहले आप लोग ये देखोगे कि ये जो एक एंट्री है वो मॉनिटरी है, मतलब पैसा है उसमें। अगर पैसा वैसा कुछ आ नहीं रहा है, मतलब पैसा क्या, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैनेजर बीमार है, ऑब्वियसली ये मैनेजर बीमार है तो इसमें कुछ हो रहा है, कुछ ट्रांजेक्शन लेन देन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये मॉनिटरी कुछ वैल्यू नहीं है इसका, तो ये सब तरह का एंट्री नहीं होता है। एंट्री कब होगा, जो लेन देन, ठीक है, वो चाहे क्रेडिट बेसिस पे लेन देन हो रहा है या फिर कैश बेसिस पे लेन देन जब होता है ना, या फिर वो इफेक्ट कर रहा है कुछ, तो वो आपका एंट्री करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है। और हमेशा याद रखना, दो अकाउंट को इफेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है, लेन देन का मतलब है दो तरफा, कुछ जाएगा कुछ आएगा, कोई रिसीव को गिवर, इनकम तो लॉस, तो समझ में आ रहा है। दो अकाउंट, हमेशा दो अकाउंट रहता है, तो वो दो अकाउंट हमेशा रहना चाहिए। कोई ये दिमाग में रखना है, एक अकाउंट है तो एक अकाउंट से कभी भी एंट्री नहीं होता है, दो अकाउंट चाहिए होगा। समझ में आ रहा है। और इसके बाद आपको वो रूल अप्लाई करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, एंड देन आपको एंट्री करना है। फिर अमाउंट, जो भी अमाउंट तो लिखोगे ही आप। समझ में आ रहा है। तो कभी एक एग्जाम्पल ये इसको दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, परचेज, ये जर्नल परफॉर्मर, मतलब हम लोग जर्नल एंट्री मतलब क्या, पहला एंट्री मतलब एक क्वेश्चन पढ़ के उसको जब हम लोग वो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से नॉर्मल जो एंट्री करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। कॉमर्स में हम लोग उसको बोलते हैं जर्नल एंट्री। तो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के जब हम लोग पहला एंट्री करेंगे, वो ऐसे नहीं अलग अलग, जो मैंने बताया ना पहले कि अलग अलग अकाउंट बना के एंट्री करना, उसके जैसे नहीं, सभी एक जगह पे नॉर्मल तरीके से एंट्री करना, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल परफॉर्मर। ये मतलब सबसे पहला एंट्री होता है। ठीक है, सबसे पहला एंट्री ऐसे ही रफली हम लोग लिख रहे हैं कि कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, अमाउंट कितना है, वो नॉर्मल एंट्री, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल।
जर्नल एंट्री, ठीक है। तो अभी ये समझाता हूँ उसको कैसे करना है, पर उसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो डेबिट क्रेडिट का फंडा, वो रूल्स सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8 क्वेश्चन। सबसे पहला क्या देखो, सबसे पहला है परचेज फर्नीचर ऑफ 10,000। तो सबसे मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, पढ़ के समझो कि इसमें अकाउंट्स कितना है, मतलब हेड ऑफ अकाउंट कितना आएगा, मतलब इफेक्ट लेन देन, ऑब्वियसली लेन देन क्या हो रहा है यहाँ पे। परचेज फर्नीचर, मैंने फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपए का, इसमें मेरा क्या आ रहा है, मैंने परचेज किया मतलब मैंने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मेरा फर्नीचर आ रहा है, उसके बदले में मैंने कुछ तो दिया ना, क्या दिया, मैंने पैसा दिया, मेरा पैसा जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो फर्नीचर और पैसा, फर्नीचर किसके अंडर में आएगा, फर्नीचर जो हेड ऑफ अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट वो किसके अंडर में आएगा, पर्सनल, नॉमिनल की रियल। पर्सनल में देखो नाम आता है, नॉमिनल में खर्चा इनकम वो सब आता है, रियल में चीज़ों का नाम आता है। तो फर्नीचर एक चीज़ है, फर्नीचर है, एसेट है, वो किस में आएगा, रियल में आएगा। कैश भी सेम, कैश भी एक चीज़ है, वो किस में आएगा, रियल में आएगा। तो रियल का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो अभी हम लोगों ने, अभी मेरा 2 हेड ऑफ अकाउंट है, लेन देन 2 हो रहा है ना, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। अभी हम लोग वो रूल अप्लाई करेंगे, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो मेरा फर्नीचर व्हाट कम्स इन डेबिट है ना, फर्नीचर आ रहा है मतलब फर्नीचर डेबिट, और मेरा कैश जा रहा है मतलब कैश क्रेडिट। यहाँ पे देखो पहला जो जैसा बनाया हुआ है ना, डेट वेट देके, इसी को हम लोग बोलते हैं लेजर एंट्री, सॉरी जर्नल एंट्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो एंट्री कैसे करते हैं, देखो पहला देखो यहाँ पे है, मैंने जो डेट था वो पर्टिकुलर वो डेट, इसके बाद पर्टिकुलर कंट्री में लिखा था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर 10,000, देन कैश अकाउंट, ऑब्वियसली एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, उसको लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसे हम लोग लिखते नहीं है साइड में, बस क्रेडिट के साइड में हम लोग अमाउंट दे देंगे तो ऑब्वियसली वो समझ में आ जाएगा कि क्रेडिट है कैश, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है समझने में तो आप ऐसे डेबिट क्रेडिट ऐसे लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, ऊपर डेबिट लिखा नीचे क्रेडिट लिखा, समझ में आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेल कंप्यूटर। ये जो मैंने कंप्यूटर सेल किया, इसमें क्या है, कंप्यूटर सेल में सेम देखो क्या हो रहा है, मैंने कुछ बेचा, कुछ बेचने से क्या हो रहा है, कंप्यूटर बेचा ना, कंप्यूटर जा रहा है, और उसके बदले में मुझे क्या मिला, मुझे पैसा मिला ऑब्वियसली। तो लेन देन में क्या हो रहा है कि कंप्यूटर जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कंप्यूटर भी किस में आएगा, रियल में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक सेट है, और कैश आ रहा है मेरा। तो अभी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, कैश जो है मेरा कैश व्हाट कम्स इन डेबिट, और कंप्यूटर व्हाट गोज आउट क्रेडिट। सेम देख लो, चेक कर लो, यहाँ पे देखो कैश है, कैश डेबिट, कंप्यूटर क्रेडिट, ठीक है। देन आएगा पेड रेंट। अभी ये रेंट क्या है, देखो रेंट जो है, ये अकाउंट है, हेड ऑफ अकाउंट है, वो ना ही किसी का नाम है ना ही कोई एसेट है, वो क्या है, वो खर्चा इनकम के अंडर में आता है ऑब्वियसली। रेंट अगर मैं पे करूंगा तो मेरा खर्चा है, मुझे अगर मिलेगा तो मेरा इनकम है। तब इसमें क्वेश्चन है पेड रेंट, तो ऑब्वियसली मेरा अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मेरा खर्चा है, तो अगर खर्चा है तो मैं दे क्या रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं पैसा दूंगा ना। तो यहाँ पे 2 अकाउंट हो गया, हमेशा याद रखना 2 अकाउंट है। क्वेश्चन में आपको मेंशन भी ना करके आपको कॉमन सेंस लगाना है ऑब्वियसली, क्योंकि रेंट में 4,000 रुपये दे रहा हूँ तो क्या दे रहा हूँ, पैसा ही तो दूंगा ना। तो रेंट कैश, रेंट मेरा क्या है, खर्चा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, नॉमिनल अकाउंट का रूल देखो, चेक करो यहाँ पे, एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो मेरा ये क्या है, लॉस है, क्योंकि मेरा खर्चा है ना ये, तो खर्चा डेबिट में आएगा, और कैश मेरा जा रहा है ना, कैश जाने से व्हाट गोज आउट होने से क्या है, व्हाट गोज आउट, कैश किस में है, एसेट का नाम है रियल, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्लियर। देख लो, चेक कर लो, देखो रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। फिर है रिसीव्ड कमीशन ऑफ 3,000। अभी रिसीव्ड कमीशन, कमीशन भी देखो किसी का नाम नहीं है, कोई एसेट नहीं है, कमीशन भी इनकम है, एक्सपेंसेस के अंडर में आएगा। अभी रिसीव कर रहे हो तो तुम्हारा इनकम है, इनकम आने से किस में आता है, क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आने से। और क्या रिसीव कर रहे हो, पैसा रिसीव कर रहे हो, पैसा क्या है, रियल है, रियल का नेम व्हाट कम्स इन डेबिट, चेक कर लो, देखो क्या है, कैश डेबिट कमीशन क्रेडिट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, परचेज अ लैपटॉप, सेल ए फर्नीचर 5,000 टू प्रवीण ऑन क्रेडिट बेसिस। अभी फर्नीचर मैंने सेल किया, किसको सेल किया, प्रवीण को सेल किया। देखो यहाँ पे बोल के दे रहा है क्रेडिट बेसिस, कभी कभी ऐसे क्रेडिट बेसिस, कभी कभी क्या, यही बस फर्स्ट टाइम आपको दिखने को मिलेगा कि ऐसे क्रेडिट बेसिस मेंशन करके दिया हुआ है, बाकी कहीं पे ऐसे मेंशन करके नहीं देखा कि क्रेडिट बेसिस नाम दिया हुआ है, तो मतलब कि ये क्रेडिट बेसिस पे परचेज सेल्स हुआ है। अगर नाम नहीं है तो कैश, जैसे कि पहले ऊपर वाला में देखो, परचेज फर्नीचर, किससे परचेज के कुछ बोला नहीं, बोला ना, कि सेल कंप्यूटर, किसी को सेल किया कुछ बोला नहीं, बोला ना, तो मतलब ये कैश।
लेकिन यहाँ पे मैंने सेल क्या बोला, किसको बोला, प्रवीण को बोल के दे रहा है। यहाँ पे तो लिख के दे रहा है क्रेडिट बेसिस, इसलिए तो ऑब्वियसली हम लोग समझ जाएंगे कि क्रेडिट बेसिस पे है ये। लेकिन अगर बोल के नहीं देता तो भी हम लोग को एज्यूम करना पड़ता कि नाम है मतलब ये क्रेडिट बेसिस है, ये दिमाग में रखना है ये बात, ठीक है। तो प्रवीण है क्रेडिट बेसिस, तो क्रेडिट बेसिस है तो यहाँ पे ऑब्वियसली कैश आएगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया था क्रेडिट बेसिस कैश बेसिस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्रेडिट बेसिस है मतलब यहाँ पे दो अकाउंट क्या क्या आएगा, एक तो मैंने फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर है, दूसरा आएगा प्रवीण, क्योंकि मैंने प्रवीण को सेल किया, कैश है नहीं तो अभी प्रवीण है, प्रवीण का यूज करना पड़ेगा। तो दो क्या क्या है, हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर है और प्रवीण है। प्रवीण जो है वो नाम है, नाम किस में आएगा, नाम आएगा पर्सनल है, पर्सनल का रूल क्या है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। अभी यहाँ पे फर्नीचर जो मैं सेल कर रहा हूं वो प्रवीण क्या रिसीव कर रहा है कि गिव करेगा, मैं अभी तुम खुद को मत देखो, तुम प्रवीण को देखो कि प्रवीण को तो जो तुम सेल कर रहे हो फर्नीचर वो रिसीव कर रहा है कि वो गिव कर रहा है। ऑब्वियसली मैं सेल कर रहा हूं तो वो रिसीव करेगा ना, और रिसीव करने से क्या आता है, रिसीव करने से डेबिट, तो प्रवीण किस में जाएगा, प्रवीण आएगा डेबिट में, और मैं फर्नीचर जो फर्नीचर किस में आएगा, रियल में आता है फर्नीचर, फर्नीचर व्हाट गोज आउट, मैं सेल कर रहा हूं मतलब फर्नीचर जा रहा है मेरा, वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अभी सेकंड 6th क्वेश्चन क्या है, परचेज अ लैपटॉप 24,000 फ्रॉम सुजीत ऑन क्रेडिट बेसिस, सेम। अभी ये उल्टा हो जाएगा, मतलब तुमने परचेज किया मतलब फर्नीचर सॉरी लैपटॉप आ रहा है, और सुजीत से तूने परचेज किया ना, तो सुजीत हो जाएगा गिवर, तो गिवर होने से क्या है, गिवर होने से क्रेडिट, और व्हाट कम्स इन डेबिट, चेक कर लो देखो, लैपटॉप डेबिट, सुजीत क्रेडिट। नीचे का दो है वो यहाँ पे नहीं है, वो ऐसे मैं मुंह से बोल देता हूँ। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, मैंने बैंक में मैंने डिपॉजिट किया कितना, 1,000 रुपये। ऑब्वियसली मेरा बैंक जो है नाम किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आएगा, और बैंक में मैंने डिपॉजिट किया मतलब बैंक रिसीवर है, ऑब्वियसली मैंने बैंक को दे रहा हूँ ना, तो बैंक रिसीवर है मतलब बैंक आएगा डेबिट में, और कैश मेरा जा रहा है, व्हाट गोज आउट, कैश किस में आएगा, क्रेडिट में। विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी बैंक से विथड्रॉ कर रहा हूँ, पैसा लेके उठा के लेके आ रहा हूँ, तो मेरा बैंक हो जाएगा गिवर, बैंक क्रेडिट, और कैश हो जाएगा, मेरा कैश आ रहा है ना, व्हाट कम्स इन डेबिट, समझ में आ रहा है। तो ये है एकदम बेसिक ऑफ टेली, ठीक है, टेली नहीं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, टेली को करने से पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो जरूरी था आपको जानना, ठीक है। ये देखो, वीडियो को देखो, समझो, समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन करना, ओके देन बाय।